नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। आज हम महाराष्ट्र सरकार के उस कानून पर बात करेंगे जिसके मुताबिक अब राज्य में गौवंश यानी गाय, बछड़ा या बैल को मारना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कानून है जो सजा तो कम देता है, लेकिन वहां अगर आप गाय, बैल या बछड़ा खाते पकड़े गए तो सजा होगी। कानून बनने के बाद विरोध की कुछ आवाजें सोशल मीडिया पर सुनाई दी, जिसमें से बहुत सारी बातें सच भी नहीं है। कांग्रेस का एक तबका इसका विरोध कर रहा है। एनसीपी ने भी आवाज उठाई है, लेकिन दमदार आवाजें हैं वो किसी खौफ के चलते लगता है चुप है। इस बहस के शुरू होने से पहले यह साफ कर देना बेहद जरूरी है कि देश में ज्यादातर जगहों पर गाय काटने, हत्या या खाने पर पाबंदी है, और यह भी सही है कि बहुत से कत्लखानों में गाय कानूनी तरीके से लाई जाती है। और यह भी उतना ही बड़ा तथ्य है कि मुंबई जैसे इलाकों में कुरैशी समाज गाय को अपने कत्लखानों में नहीं लाते हैं। यह परंपरा आजादी के बाद से जारी है। तो इसके पहले कि हम इस पूरी बहस को आगे बढ़ाएं, महाराष्ट्र में शिवसेना का पक्ष लें और दिल्ली से बीजेपी की आवाज सुने और जानें कि इसकी राजनीति को किस नजरिए से देखना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये कानून क्या कहता है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरी गुजारिश है कि आप उन तथ्यों को भी लगातार देखते रहें जो लगातार हमारे बढ़ते मांस उत्पादन की ओर इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुरैश समाज में गोवंश हत्याबंदी कानून को लेकर गुस्सा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब महाराष्ट्र में गाय, बैल और बछड़े की हत्या गैर कानूनी हो चुकी है। राज्य का कुरैश समाज इससे आहत है। उसे अपनी रोजी छिन जाने का डर परेशान कर रहा है। पिछले दिनों ट्रांसपोर्टेशन के जो मसले आए थे जानवरों का, उसके लिए कुछ ट्रेडर्स ने 15 से 20 दिन की स्ट्राइक की थी पूरे महाराष्ट्र में। तो उन 15-20 दिन के अंदर सब्जी, लोगों ने देखा, पेपर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब्जी के दाम बढ़ गए थे, चिकन के दाम बढ़ गए थे, मटन के दाम बढ़ गए थे। तो ये 15-20 दिन की स्ट्राइक के अंदर जब इतना असर पड़ा था, तो टोटली मुस्तकिल तौर पर जब ये बैंड हो रहा है तो ये क्यों नहीं सब चीज़ें इफेक्टेड होंगी। जाहिर है कुछ लोगों को जब ये बीफ नहीं मिलेगा तो चिकन खाएंगे, तो चिकन जब डिमांड ज़्यादा होगी तो चिकन के दाम भी बढ़ने वाले हैं, मटन के दाम बढ़ने वाले हैं, सब्जी तरकारियों के दाम बढ़ने वाले हैं। मुंबई में हर दिन 90,000 किलो बीफ सरकारी बूचड़खाने से सप्लाई होता है। शहर में करीब 900 परमिट प्राप्त बीफ विक्रेता हैं। मुंबई का बीफ डीलर्स एसोसिएशन इस पाबंदी के खिलाफ कानूनी लड़ाई की कोशिश कर रहा है। बेकार हो चुके जानवरों को पालना किसान के बस की बात नहीं, ये तर्क इसके पीछे है। जबकि कानून का समर्थन करने वाले अपना तर्क दे रहे हैं। गो और गोवंश ये ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज गांवों में अगर कोई बचे हुए लोग हैं और अगर कोई परिवार किसी के अंदर जिंदा है तो गायों के ऊपर है, दूध के ऊपर है, घी के ऊपर है, गोबर के ऊपर है, और अभी तो आयुर्वेदिक के कारण मूत्र के ऊपर है। उस आर्थिक व्यवस्था को आज आप धार्मिक दृष्टि से देख रहे। महाराष्ट्र सरकार के लिए गोहत्या प्रतिबंध कानून नाक की लड़ाई है तो इससे जुड़े कारोबारियों के लिए जेब की। इस बीच उस गरीब का क्या जो इससे अपना पेट भरने की कोशिश करता है, उसके सस्ते विकल्प का क्या जो ये मांसाहार उसे देता है। मुंबई से प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं किरीट सोमैया, जो कि सांसद हैं बीजेपी के, और इस कानून के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी लड़ी है। साथ में है हिलाल अहमद, जो कि सीएसडीएस के हैं। उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे जब कानून आता है या ये जो कानून आया उसके पीछे की राजनीति किस किस्म से होती है। हमारे साथ मुंबई में है कुरैशी जी, जो कि मुंबई बीफ एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रेम शुक्ल जी हैं शिवसेना की तरफ से कार्यकारी संपादक दोपहर का सामने से। सबसे पहले मैं किरीट भाई के पास चलना चाहूँगा। किरीट जी, आपसे एक बात समझनी है कि जो आज दिन भर एक बड़ी बहस छिड़ी है, वो भले सोशल मीडिया पर हो, कि आखिरकार सरकारें क्यों तय करेंगी कि गाय का मांस, माफ करिए, गाय का मांस तो पहले से ही प्रतिबंधित था महाराष्ट्र में, बैल या बछड़ा, आप उसके का जो सेवन है या मांसाहार की जो श्रेणी है उस पर प्रतिबंध महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये सरकार क्यों तय करेगी? भैया, लोकतंत्र में आप जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के लिए अलग अलग फेजेज होते हैं। कल जाके मैं ये कहूंगा कि भैया शराब पे प्रतिबंध या सिगरेट बाहर पीने पे प्रतिबंध, मैं जाकर कहूंगा कि नाइट लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये कानून से क्यों तय हो। मैं पान पराग पे प्रतिबंध क्यों डालूं? तो ऐसा है
कि ये बात सही है कि हमारा समाज इतना जागृत, इतना सुशिक्षित और मैच्योर्ड हो जाए कि ये स्वयं रेगुलेशन अपने आप को करे। किरीट सोमैया जी, आपका जो भैया एक मिनट, नो नो नो, जी बोलिए वेट, बोलिए। आप नहीं थोप सकते आपके विचार, क्योंकि मैंने आपकी जो कमेंट्री देखी, आप आपके विचार थोप रहे थे। इसलिए सुनो, ये जो गौवंश है, इसके हत्या प्रतिबंध 20 साल से लड़ाई चल रही है, अन्य राज्यों में भी प्रतिबंध है। अब उससे समझो कुछ लोगों को तकलीफ होती होगी तो जरूर सरकार उसमें ध्यान देगी, लेकिन ये सिर्फ धार्मिक विषय नहीं, धार्मिक है, लोगों की श्रद्धा है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। इस विषय को सभी एंगल से देखना चाहिए। अब कोई हिंदू अपनी धार्मिक भावना व्यक्त करता है तो वो संकुचित मानोगे, मुस्लिमों की भी अपनी धार्मिक भावना है, क्रिश्चियनों की भी है। सरकार ने सभी की धार्मिक भावनाओं का कवर ध्यान रखना चाहिए। मुस्लिमों में हलाल और बारे में कुछ है अपने, वो हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कोई हिंदू गौ को माता कहते हैं तो हम उसकी खिल्लियां उड़ाएंगे तो ये भी मंजूर नहीं है। इसके पीछे आर्थिक भी है, थोड़े से आप परे जा रहे हैं, धार्मिक भी है। किरीट जी आप तथ्य से थोड़ा सा परे जा रहे हैं। एक तो ये पान पराग नहीं है, मांस कोई पान पराग नहीं है या सिगरेट नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे कानून में 1976 से ही महाराष्ट्र में गौ हत्या पर तो प्रतिबंध है। जो बड़ी बात है जो आप इस कानून के तहत लाए हैं वो है गौवंश, यानी कि आप बछड़ा, बैल या जो गाय के जो वंशज हैं उनको आप किसी भी तरीके से नहीं मार सकते। प्रेम शुक्ल जी हैं। प्रेम शुक्ल जी, आपकी सरकार ने लगातार, आप भी बीजेपी के पार्टनर हैं, क्यों नहीं ये आज़ादी मिले लोगों को, भले वो एक समाज विशेष हो, कि वो क्या खाना चाहते हैं या क्या खाना नहीं चाहते, चाहे वो हिंदू हो। क्योंकि अब जैसे किरीट सोमैया जी कह रहे हैं कि ये मामला भावनाओं का है, सामाजिक व्यवस्थाओं का है, तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं और भावनाएं जो हैं वो तो दोनों तरफ की हैं, उसमें कोई एक समाज विशेष अकेले सेवन करता है ऐसा तो है नहीं। सिर्फ धार्मिक भावना नहीं है ये। देखिए, आप जो है भारत की परंपरा को भी समझिए। हम कृषि प्रधान देश हैं, मांस प्रधान देश नहीं है। और हम कृषि प्रधान देश होने के नाते अंग्रेजों के शासन काल तक, मुगलों के शासन काल तक गौवंश की हत्या यहाँ प्रतिबंधित थी। और गौवंश की हत्या प्रतिबंधित, अल्टरनेट अगर आपको कोई मीट्स चाहिए तो अल्टरनेट मीट्स के लिए कोई मना नहीं कर रहा है ना। अब अगर कोई कल कहेगा कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश हो गया है और यहाँ पर सुअर की मांस में खाना चाहता हूँ और यहाँ स्लॉटर हाउस सुअर का शुरू करूंगा, तो वहां का जो सामाजिक जो तंत्र है उस तंत्र को भी आप चुनौती दे रहे हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को तो आहत कर ही रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आपके तर्क और किरीट सोमैया जी के तर्क लगातार एक जैसे आ रहे हैं। सत्य का तर्क क्यों हो सकता है? असत्य बहुत सारे तर्क वाले हो सकते आप गौवंश की क्यों अभी तक आपने चर्चा नहीं छेड़ी थी? गौवंश के ऊपर प्रतिबंध है ना, तो उसकी क्यों चर्चा नहीं छेड़ी थी आपने आज तक? किरीट सोमैया जी कह सकता था कि गौवंश के ऊपर क्यों होना चाहिए। किरीट सोमैया जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कानून पहले से 1976 से लागू है। महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में गौ हत्या नहीं होती है, यहाँ पर बैल या दूसरी चीजों की सेवन होता है। हमारा जो कृषि व्यवस्था है, हमारे कृषि तंत्र में गौ के साथ साथ हमारा बैल और बछड़ा, उसका भी सदुपयोग है, उसके गोबर का सदुपयोग है। और अगर कोई जो है इस कृषि प्रधान देश में कृषि की रीढ़ की हड्डी के समान काम करने वाले गौवंश की संरक्षण की बात करता है, तो इसमें जो है अदूरदर्शी क्या है। अब गौ के संरक्षण की बातें जब आप लोग करते हैं तब आप ये उस व्यवस्था की बात नहीं करते जब आपके का जो बैल है वो जब बूढ़ा हो जाएगा तब उसकी व्यवस्था क्या होगी। कुत्ता बूढ़ा हो जाता तो उसको काट के नहीं फेंक देता साहब। नहीं तो आप हमारे लिए ये हमारे घरेलू काम के लिए काम का मामला है, ये संख्या का मामला है, संख्या बहुत ज्यादा होती है, संख्या बढ़ गई है तो क्या करेंगे, काट के फेंक देंगे। ये जो आप तर्क दे रहे हैं ये भोजन व्यवस्था से जुड़े हुए, आप कहेंगे 125 बिलियन लोग हैं, कल आप कहेंगे ज्यादा हो, भोजन व्यवस्था से जुड़े हुए तर्क है जिनमें अगर आप अल्टरनेट उसका सुझाया जा सकता है। उनको सस्ता मांस कैसे मिले मांसाहारी को, उस पर जो है मांसदार प्राणी और कौन से हो सकते हैं, उनका विकास कैसे हो, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन गौवंश हत्या अनिवार्य है। आप संविधान सभा की बहसों को तो देख लीजिए। संविधान सभा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्यों आया गौ हत्या का मुद्दा? गौवंश पर उस समय संविधान सभा आप गौवंश तक तो गौ तक आप थे पहले, फिर उसके बाद आपने बछड़ा शामिल किया, उसके बाद आपने बैल शामिल किया। गौवंश और गौ, देखिए किसी भी एक पर्टिकुलरली जो आप सारे बछड़े मार देंगे तो गाय रखकर क्या कर लेंगे? आप जो आप सारे पुरुष जो हैं
वो मार दी जाए, स्त्रियां जीवित रही, ये कहना चाहते हैं? गलत आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि बैल और सांड और गाय में फर्क है बहुत सारा, लेकिन हर किसी का सदुपयोग है। सांड इस्तेमाल होता है। सांड का अपना उपयोग है, बैल का अपना उपयोग है और गाय का अपना उपयोग है। तीनों कृषि के लिए सामान्य जीवन में उपयोग के प्राणी हैं। मैं किरीट सोमैया जी से जानना चाहता हूं। किरीट जी, आप 19 साल से इस कानून के लिए आपकी सरकार लड़ रही है, बीजेपी और शिवसेना की। क्या आप लोगों ने ऐसे कोई पहले योजना बनाई कि इस पूरी जो व्यवस्था है इसमें जो बूढ़े बैल होंगे, बूढ़ी गायें होंगी, जिन्हें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो अपने जिन्हें उनका लालन पालन अपने जीवन के आखिर तक करना पड़ेगा, वो अगर फिट जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला करता था पहले बैल को कि ये कम से कम खाने के योग्य है, वो तमाम व्यवस्थाएं आप बंद करेंगे, उससे जो बेरोजगारी पैदा होगी या उससे जो भोजन की व्यवस्था के लिए भी जो लोगों की पसंद है, उस सब के बारे में आप लोगों ने पहले विचार किया है क्या? पहले एक बात आप समझ लो, मैंने जैसे जब बीच में बोला कि भैया आप गौओं की बात करते हैं तो आप अलग दिशा देते हो, तो गाय पर भी तो प्रतिबंध है ना। तो आज तो क्यों चर्चा न उठी कि गाय का प्रतिबंध उठा दो तो अनेकों को रोजगार मिल जाएगा, मांस और सस्ता हो जाएगा। यह भी तो आर्ग्यूमेंट जो आप तर्क गौवंश के लिए दे रहे हो, आज वही तर्क गाय के ऊपर का भी प्रतिबंध हटाने के लिए दे सकते थे। दूसरी बात जो आपने कही, अन्य प्रदेशों में भी गौवंश हत्या पे प्रतिबंध है। वहां की व्यवस्था की हमने तुलना की, वहां पर क्या क्या करना चाहिए वो देखा, और वही चीज। और आप जैसे कह रहे हो कि भाई इसके कारण गरीबों को नुकसान होगा, तो इसके कारण गरीबों को अनेक गुना फायदा होगा, यह भी सोच लो। क्योंकि वो गाय वंश जो है वो प्राणी ऐसा है कि जो उसको पालता है उसको वो वापस करता है, क्योंकि उसके कारण जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अच्छा, आप ये कह सकते हो कि किरीट जी आपकी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका योगदान अधिक हो, इसके लिए ये करना पड़ेगा, मुझे मंजूर है। हमने ये कानून का जो ऑब्जेक्टिव और वो जो है आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में सब लिखा है कि भाई इसके लिए गौशाला कैसे बनेगी, पांजरा पुल क्या होगा, उसके कारण जो आज आप गोबर गैस प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना के, देखो अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का, एनर्जी कमेटी का पार्लियामेंट का चेयरमैन हूं। बायोगैस को हम कंपलसरी बना रहे हैं, जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 10% खरीदना ही होगा, तो ये सब भी करना होगा उस दृष्टि से। बिल्कुल, आपको बस थोड़ी सी और जानकारियां दे देता हूं कि जो आप जैसे कह रहे हैं प्रेम शुक्ल जी की देश में किस तरीके जो भावनाओं की बात हो रही है, बाकी की बात हो, कुछ तथ्य है मेरे पास, जैसे कि देश में जो जहां पर सबसे ज्यादा मांस सबसे ज्यादा जहां से भेजा जा रहा है वो है गुजरात, जहां पर पिछले 10 साल में 2 गुना मांस उत्पादन शुरू हुआ है, ठीक है। और विदेशों में मांस निर्यात सबसे ज्यादा वहां से हो रहा है। उसमें एक बड़ी कैटेगरी बीफ की भी है, और बीफ में सब कुछ शामिल है। वहां पर जो कानून है उसके मुताबिक गाय नहीं काटी जा सकती, ये वहां पर एक कानून पहले से ही है। जो एक बड़ा सवाल है कि जब आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि आपकी जो घरेलू खपत है बीफ की, वो तकरीबन 21 लाख टन पहुंच गई है, तो आप किसकी खपत खत्म करना चाहते हैं? अपना जो आपका जो घरेलू उपभोक्ता है, आपके तथ्य देने की व्यवस्था की जाए। मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि उनको भूखा मार दिया जाए। सिर्फ जो हमारे कृषि के उपयोग के प्राणी हैं, जिनका हम अल्टरनेट एनर्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, उन प्राणियों को संरक्षित करने की बात की जा रही है। गुजरात में यदि बीफ की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़े तो वहां भी गौवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा वहां भी लाया जाना चाहिए। कानून वहां पर है, लेकिन उसमें बड़ी सी दिक्कत यह है कि बीफ की खपत में सब मतलब देश सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश बीफ का मांस उत्तम मांस है, ऐसा तो कोई मुझे लगता है कोई वैज्ञानिक शोध अब तक आया नहीं है। ये शोध उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हैं। ऐसे वैज्ञानिक शोध निश्चित तौर पर आप कहें तो व्यापक, उस पर भी मैं आपसे बहस कर सकता हूं, बहुत सारे तथ्य लाए जा सकते हैं। हमारे साथ हिलाल अहमद जी हैं CSDA से। हिलाल, आपसे समझना चाहते हैं कि जब इस तरीके के कानून आते हैं तो उसके पीछे की सोच क्या होती है, किस किस्म की राजनीति आप देखते हैं? मैं इसमें जो बातचीत चल रही है, जो भावनाओं वाला सवाल है, मैं उससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि भावनाओं वाली बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी की भावना आहत होती है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसके 3 पक्ष देख पाता हूँ। पहला पक्ष है संवैधानिक पक्ष, और ये किरीट जी ने भी कहा, प्रेम शुक्ल जी ने भी कहा, मैं सहमत हूँ काफ़ी बातों से। संवैधानिक पक्ष ये है कि भारत में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर
गौ बचाने की बात की गई है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है। आप उसका अगर पालन ना हो तो आप जा नहीं सकते। केवल ये एक इशारा है राज्य के लिए कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि राज्य सरकारें इस बात को तय करेंगी कि गौ हत्या पर कितना प्रतिबंध और कैसे लगना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो 1976 का कानून है उसके अंदर ही अमेंडमेंट हुआ है। यह भी एक अमेंडमेंट बिल था जिसको कि प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दी है। ये इसके संवैधानिक पक्ष हैं। अब हम इसके सामाजिक पक्ष पे आते हैं और मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये केवल धर्म का मामला है। दरअसल ये धर्म का मामला नहीं है बल्कि जाति का मामला है। मैं बहुत सारे ऐसे समुदायों को जानता हूं जो कि मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इस तरह के कारोबार के अंदर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और भारत में इस तरह का मांस खाने वाले बहुत सारे जातिगत समूह ऐसे हैं जो कि मुसलमान नहीं है। तीसरी बात आती है राजनीति की। हमें भारत एक विविधताओं का देश है और यही बात जो संविधान है वो इसको मानता है। और कई बार जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सवाल को लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टोटल बैन जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके यहाँ पर जैसे ये भावनाएं हैं वैसे इसको खाना भी उनके यहाँ की एक भावना हो सकती है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि हाँ, जिन राज्यों में ये भावनाओं का सवाल है वहां पर इसका एक सिस्टमैटिक तरीका, एक व्यवस्थित तरीका बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिन राज्यों में ऐसा नहीं है वहां पर, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रश्न है, इसलिए वहां पर उनको उनके हिसाब से अपने कानून बनाने की पूरी आजादी होनी चाहिए। ये इसका राजनीतिक पक्ष है। लेकिन राजनीति जिस तरह से होती है वो इस तरह से होती है कि इसको या तो हम हिंदू और मुसलमान के दृष्टिकोण से देखते हैं या फिर हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आप अगर इसको हिंदू मुसलमान का सवाल बनाएंगे तो इसमें जो है वो कॉम्युनलिज्म जिसको कि पूरा 150 साल से हम भुगत रहे हैं, एक बार फिर दोबारा से सामने आ जाएगा। एक उदाहरण और देना चाहता हूं और ये उदाहरण है एनडीए सरकार के समय का। उस समय पशुपालन मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी जिसमें यह कहा गया था कि गौरक्षा कैसे की जाए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो संविधान समीक्षा जब होने वाली थी तो उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट दी थी। संविधान समीक्षा जो समिति थी उसने उस रिपोर्ट को कोई उस पर तवज्जो नहीं दी और उसका कारण स्पष्ट था कि इतने बड़े देश में गौ हत्या का सवाल एक खास जाति, एक खास समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन राज्यों में वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे टोटल बैन जैसी चीज सोचना जो है उन विविधताओं को चुनौती देना है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सपेक्टिव में, इस परिवेक्ष्य में हमें बातचीत करनी चाहिए। ये हुई एक पक्ष। इसका एक और दूसरा पक्ष है, वो है व्यवस्था का। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी और तब भी यह सवाल इसी तरह का था। और गांधी का एक कथन है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका ये सिस्टम क्या है, आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो जैसे अभी जो बातचीत चल रही थी उसमें कहा कि हमारे पास में एक प्लान ऑफ एक्शन है। सवाल यह है कि वो प्लान ऑफ एक्शन मुझे दिखता नहीं है। मैं अक्सर अपने घर का बचा हुआ खाना गाय के आगे डालता हूं और वो गाय मेरे घर के आगे बने हुए कचरे में से खाना खा रही होती है। तो अगर वाकई गाय की इतनी चिंता है, जो गांधी भी कह रहे थे और आज मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इन कानूनों को हम उकसाऊ भाषणों के लिए इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल हिलाल, और ये वही गायें हैं जिनको जो पॉलिथीन खा के, एक बात मैंने कही, जो पॉलिथीन खा के जान दे रही हैं, बूढ़ी गायें हम सब लोग घर के बाहर छोड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, बैल की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन बाकी की सारी व्यवस्थाएं कानून के मुताबिक हो रही है। ठीक है, आपका तर्क है। जैसे वो कह रहे थे भाई साहब की जो है CSDS वाले कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो लागू करना नहीं लगना ऐच्छिक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये अपेक्षा की जाती है कि जिन राज्यों को इन प्रिंसिपल्स को कालांतर में लागू करना है, इसलिए वो एकदम से जो है लागू नहीं करना है, सिर्फ इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना दिया है। संविधान की ये व्याख्या जो है दोषपूर्ण है। दूसरी बात, जैसा आप कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि गौवंश जो है वो बूढ़ा हो गया इसलिए उसको आप खत्म कर दें। नहीं, बिल्कुल ये तर्क नहीं है, बल्कि ये तर्क है कि आपने पहली व्यवस्था क्या बनाई है। आप ये बनानी चाहिए ना, पहले बना दिया, उसके पहले व्यवस्था क्या बनाई आपने, वो व्यवस्थाओं के कानून कहाँ है। हमारे देश में पिछले तमाम वर्षों से गायों की संरक्षण की व्यवस्था, उस व्यवस्थाएं बीच के दिनों में हमारा कृषि तंत्र टूटने के कारण, जिस तरह से आप शहरीकरण किया है, अंधाधुंध विकास किया है, लोगों के आहार व्यवहार में परिवर्तन किया है,
उसके कारण थोड़ी सी व्यवस्थाओं में त्रुटियां आई हैं, लेकिन व्यवस्था है ही नहीं, ये कहना भी आपका जो है ओवर एस्टिमेशन है अपने पक्ष का। ये गलत तर्क है आपका। जैसे वो दूसरा ये जो कह रहे किसी भी विविधताओं का जो हवाला दिया जा रहा है, आप कृपा करके उस पंथ उस समुदाय का नाम बताएं जिस समुदाय में गाय का मांस खाना या गौवंश का मांस खाना अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है। देखिए, जो टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी, छूत और अछूत का जो बंटवारा ही हुआ था एक समाज में, वो समाज में बंटवारा इसी आधार पर किया गया था कि भाई जो गौमांस खाने लगेंगे वो उनको आपने अछूत बना दिया। नहीं, कोई अछूत, ये भी जो है आपका, ये भी आपकी जो खोज है, ये बहुत भ्रामक, कुछ साम्यवादी लोगों ने इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रखे हैं और पूरे आर्टिकल लिखे हैं। बाबा अम्बेडकर ने पूरी व्यवस्थाएं तो भी देखना होगा जी, उनके रेफरेंसेस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे हैं जिन निबंधों को कालांतर में स्वयं खंडित करते जाते हैं। तो किस व्यक्ति ने किस रेफरेंस के आधार पर क्या लिखा है और उसकी प्रासंगिकता आज कितनी है, बिना इसका शोध किए आप किसी ने कुछ कह दिया है, उसके आधार पर अपने तर्क को किसी के समक्ष जो है कुतर्क होने के बावजूद, बिल्कुल आप जैसे पान पराग, सिगरेट, गौमांस सबको बराबर मानना है। किरीट जी, एक जो बड़ा सवाल जो आज बेहद गंभीर सवाल था जो हुसैन दलवाई ने उठाया है, वो की जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि आपको ये भी समझना होगा जब आप बीफ पर रोक लगाते हैं तो इसका जो असर है वो दूसरे मांसाहार पे पड़ता है और दूसरा मांसाहार महंगा होता है जिसका सीधा असर गरीब से है, गरीब पर है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? मैंने जैसे कहा ना कि तर्क और वितर्क, वाद विवाद वितंडावाद, तो मैं भी यहां पर वितंडावाद छेड़ सकता हूं कि भाई गौवंश के ऊपर जो प्रतिबंध है तो उसको भी गाय के ऊपर भी शुरू कर दो तो और सस्ता हो जाएगा। देखो, जैसे आप किसी की हत्या, यानी मैं गौवंश की बात कर रहा हूं, उसको मारने के कारण जितना पैसा मिलने वाला है या सच्चाई जो भी कहो आप, आर्थिक योगदान, ऐसा ही उसको जिंदा रख के उसको दुगुना अगर मिल सकता है, इस प्रकार की सरकार की सोच है। समाज की, मैंने जैसे कहा, ये विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक, परंपरागत, धार्मिक सब जुड़ा हुआ है। ये नोटिफिकेशन निकलेगा, जब भी निकलेगा, 2 दिन के बाद में निकले, 2 महीने के बाद में निकले, यानी महाराष्ट्र सरकार इसको जब अमल शुरू करेगी, उसी समय पर आप जो कहते हो सभी शंकाओं का समाधान भी साथ में होगा कि जो वृद्ध हो जाएगी, जो पाल नहीं सकते हैं, जिसको और चारे की जरूरत है, दूसरी ओर मांस कम होगा तो उसका कहते हैं हम पूरा व्यवस्था की जाए। ये सब महाराष्ट्र सरकार एक साथ आपको पैकेज देने वाली है, क्योंकि हमें भी तो चिंता है ना, लोगों ने हम पर जिम्मेदारी दी है देश चलाने की, प्रदेश चलाने की, तो हमें तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपकी चिंता मैं मान्य करता हूं, लेकिन वो चिंता की व्यवस्था हम क्या कर रहे हैं? जब जिस दिन, आज तो कानून को मंजूरी दी गई, अब ये नोटिफाई होगा, उस समय पर ये सब व्यवस्था मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, यानी मेरी, यानी हम सबकी, वो हम सब एक साथ डिक्लेयर करने वाले हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि भैया अब कानून हो गया है, इसको अमल करते समय ये 10 चीज किरीट जी या देवेंद्र फडणवीस जी ये ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बारे में आप सोचो, उस प्रकार की सूचना आएगी तो मुझे अधिक आनंद होगा। हम ये कानून अधिक पॉजिटिव एग्जीक्यूट हो, वो करने में मदद करो, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मद अली कुरैशी जी भी हैं, इसके बाद हम हिलाल से बात करेंगे। कुरैशी जी, बीफ एसोसिएशन की तरफ से आए हैं आप, आपका बड़ा, जब ये कानून लागू होता है तब आपकी आवाज़ क्या कहीं पे सुनी गई है, या आपको कभी पहले इस बारे में जानकारियां दी गई कि हम ऐसा कानून अब लागू करने जा रहे हैं? क्या आप लोगों के संकट क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि इसका लॉ का जो नाम रखा गया है गौवंश हत्याबंदी, ये कुछ मुनासिब नहीं है इसका, क्योंकि आपने सबने ये कबूल किया है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कि गाय पे तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में 1976 से पाबंदी है, कोई काटता नहीं है, किसी स्लॉटर हाउस में गाय नहीं काटी जाती है। जब हम ये मानते हैं तो ये गौवंश हत्याबंदी के लफ्ज़ की जगह ज़्यादा बेहतर होता है, जिस पे आपने पाबंदी लगाई है, बैल हत्याबंदी इसको लॉ कहना चाहिए। लफ्ज़ गाय इस्तेमाल करके कुछ लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है, एक चीज़। दूसरा, आपने जो अभी ये सवाल किया है
तो इस लॉ से, इस पाबंदी से जो वर्ग सबसे ज़्यादा, जो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, उनकी कुछ राय नहीं ली गई। उनके बारे में कोई ऐसी कमेटी, कोई या पैनल नहीं बनाया गया कि इस लॉ से जो जो लोग वो होंगे उनका क्या होगा। जो बरसों से, सदियों से, बाप दादा परदादा से ये कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अचानक उनके पास ये तलवार लटका दी जाती है कि कल से आप साहब ये बीफ का धंधा नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे। ये जो लोग भी खटीक हैं या कुरैशी हैं या कसाई या कसाब हैं, तो ये समाज का सबसे ही गरीब और बिछड़ा हुआ तबका है, और ना इन पे एजुकेशन कोई ख़ास है, ना पैसा है। तो जब एजुकेशन नहीं, तो ये इन पे नौकरी, दूसरा कोई बिजनेस के नौकरी नहीं कर सकते, कोई दूसरा कारोबार के लिए पैसा नहीं है। तो जानवरों का आप ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, कीजिए, लेकिन कुछ इंसानों का भी ख्याल कीजिए, कुछ मनुष्यों का भी, जो लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं उनके बारे में भी कुछ सोचिए। और ये लाखों लोग हैं, कुछ थोड़ी संख्या नहीं है। एक चीज़ के बारे में मैं और कहना चाहता हूँ, जब ये बात चल रही थी कि साहब वो जिंदा रख के, चाहे वो बूढ़ा और नाकारा जानवर हो, उसका ज़्यादा लाभ उठाया जाता है, तो ये सिर्फ बैल के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या भैंस उसमें नहीं आती? क्या दूसरे जानवर नहीं आते? भैंस भी तो गोबर देती है, उसका भी तो प्लांट लगा। तो आज ये पहले गौ पे पाबंदी लगाई गई, ठीक है, कुछ लोगों के धार्मिक भावनाएं थी, उस पर पाबंदी लगाई गई, उसको मान लिया है, ख़त्म हुई बात। आज साहब बैल पे पाबंदी लगा दी गई है, कल कहा जाएगा कि साहब भैंस का, बफेलो का भी जो गोबर है कीमती है और इससे भी शॉर्टेज हो रही है, दूध नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो बैल और भैंसा भी बंद कर दिया जाएगा, फिर बकरी। और तो क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीफ ईटर होना या नॉन वेजिटेरियन होना कोई अपराध, कोई गुनाह हो गया है समाज में? इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्या ये लोग कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं जो बीफ खा रहे हैं या बीफ बेच रहे हैं? और कितनी सख्त सजाएं रखी गई हैं। किसी के यहाँ अगर आधा किलो 1 किलो बीफ मिल जाता है, उसे 5 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना। क्या उसने कोई कत्ल कर दिया है, मर्डर वो कर दिया? यानी ऐसी सजाएं तो कोई हशीश, ड्रग्स एडिक्ट वो होता है तो उसके ऊपर भी नहीं है जैसे इसको लगा दी गई हैं। ब्रेक के बाद कुरैशी साहब की जो बात है उससे पर हम हिलाल से भी प्रतिक्रिया लेंगे और बात करेंगे किरीट सोमैया जी से भी कि आखिरकार जो बीफ डीलर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से आगे लाई जा सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ।